नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको दैव शासन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो दैव शासन क्या था? दैव शासन के पहले क्या हुआ था उसके बारे में हम थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। जो दैव शासन था, इससे पहले यहाँ पर नवाब था बंगाल का। ठीक है, नवाब से पहले जो बंगाल की सत्ता थी वो मुगल शासक था, उसके अधीन थी। ठीक है, जो मुगल शासक जो था वो एक सूबेदार रखता था बंगाल का। ठीक, उसी के अधीन बंगाल पर शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो जो बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, वो सूबेदार था मुगल शासकों का। तो जैसे जैसे मुगल शासक कमज़ोर होते गए, उसी प्रकार इन्होंने बंगाल पर सूबेदारों ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और नवाब कहलाए जाने लगे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद फिर यहाँ पर नवाब का शासन हुआ, और नवाब के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक, और वहाँ पे कुछ दिन के लिए दैव शासन लागू कर दिया, यानी भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो अपने पास रख ली, और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो नवाब को दे दी। ठीक है, अब यहीं पे दैव शासन शुरू होता है। ठीक है, अब दैव शासन अपनाने के कारण क्या थे? अब दैव शासन अपनाया क्यों, यानी इसके क्या कारण थे, इस वजह से दैव शासन अपनाना पड़ा, यानी सीधे सीधे क्यों नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार किया। ठीक, तो सबसे पहले दैव शासन दैव शासन अपनाने के कारण। ठीक है, कारण क्या है? देखिए, अन्य कंपनियों का विरोध। ठीक, अब अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी सीधे अगर अधिकार करना चाहती, ठीक है, तो इसका और भी जो कंपनियां थी, अब जैसे डच थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, तो वो इसका विरोध करती। ठीक है, यानी अन्य जो विदेशी कंपनियां थी वो इनका विरोध करती। ठीक है, जिससे माहौल खराब हो सकता था, बंगाल की जो जनता थी वो भी भड़क सकती थी। ठीक है, अंग्रेजों के सत्ता सीधे हाथ में लेने से। ठीक है, दूसरा था आय का कम होना। अब आय भी अंग्रेजों की कम हो सकती थी, क्योंकि अगर वहाँ पर सीधे अधिकार करते तो वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें भी खर्चा होता, और जो व्यापार था उसमें रुकावट आती अगर सीधे शासन अपना वहाँ पर लागू करते। तो इससे इनकी आय जो थी वो कम होने का डर था इन्हें, और व्यापार में कुछ रुकावटें आती शुरुआती दौर में। ठीक, इसीलिए इनकी आय जो थी वो कम हो सकती थी। ठीक, तीसरा कारण है बड़ी जनसंख्या में कर्मचारियों का ना होना। अब बंगाल जो था वो बड़ा राज्य था, ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में कर्मचारी नहीं थे जो वहाँ बंगाल पर प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो इसी वजह से इन्होंने दैव शासन व्यवस्था लागू कर दी, जिससे इन्हें कम से कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, और ये भी एक दैव शासन लागू करने का कारण रहा था। ठीक है, व्यापार में बाधा। अब व्यापार में तो बाधा आती, अब सीधे अगर वहाँ पर अपना अगर अधिकार करते बंगाल पर, तो वहाँ की जो जनता थी वो भड़क सकती थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश के खिलाफ जो कंपनियां थी, ठीक है, वो भी विद्रोह कर सकती थी। तो इनका जो व्यापार था वो वहाँ से ठप हो सकता था बंगाल से। इसी वजह से इन्होंने देश शासन को लागू करना उपयुक्त समझा। ठीक है, तो ये तो हो गए देश शासन को अपनाने के कारण। कौन कौन से कारण थे इस वजह से देश शासन को इन्होंने लागू किया। ठीक है, अब दैव शासन व्यवस्था के लाभ। दैव शासन जो व्यवस्था थी उसके लाभ क्या हैं? ठीक है, अब दैव शासन जो व्यवस्था थी उसके कुछ लाभ थे और कुछ हानि भी थी। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कंपनी को सुविधा। ठीक है, अब दैव शासन जो व्यवस्था थी उससे कंपनी को क्या लाभ हुआ? कंपनी को लाभ इसलिए हुआ क्योंकि उसने भू राजस्व जो व्यवस्था थी, यानी जो लगान उसे मिलता था, ठीक है, वो व्यवस्था अपने पास रखी, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती चली जाए, और जो प्रशासन संबंधी जो जिम्मेदारियां थी वो नवाब की झोली में डाल दी। ठीक है, तो नवाब जो था उसके पास कोई आय का साधन नहीं था, इस वजह से वहाँ पर और भी जो जनता थी वो परेशान हो गई। ठीक है,
तो इसी वजह से कंपनी को अपनी सुविधा के अनुसार उसने दैत्य शासन व्यवस्था लागू की, ठीक है, अपने फायदे के लिए। ठीक, दूसरा कर्मचारियों का सहयोग। ठीक, अब दैत्य शासन व्यवस्था में कर्मचारियों को भी, जो भारतीय कर्मचारी थे उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि भारतीय जो कर्मचारी थे वो भी नियुक्त थे। अब जैसे प्रशासनिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्थाओं में कुछ कर्मचारी जो थे वो अंग्रेजों का साथ देते थे, उसका सहयोग मिलता था। ठीक है, इस व्यवस्था से भी इनका ये भी लाभ इन्हें मिला। ठीक है, अब कंपनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। अब कंपनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति इसलिए हुई क्योंकि राजस्व संबंधी जो भी पैसा आता था, ठीक है, वो ब्रिटिश कंपनी के कोष में जाता था। ठीक है, इससे इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बढ़ती चली गई, और जो खर्चा था वो था नहीं, क्योंकि जो प्रशासनिक जो भी सुधार करने थे वो नवाब को करने थे। तो इसी वजह से इनके पास जो आय के साधन थे वो बढ़ते चले गए। ठीक, जैसे इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार होता चला गया। ठीक, अब ब्रिटिश शासन की स्थापना दैत्य शासन से। ठीक, अब ब्रिटिश शासन की दैत्य शासन से ही स्थापना हुई, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने अधिकार नहीं किया, इसी वजह से अब ब्रिटिश शासन में इन्हें दैत्य शासन व्यवस्था लागू की। ठीक, अब दैत्य शासन व्यवस्था लागू करने के बाद ही ये सीधे बंगाल को अपने अधिकार में ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने दैत्य शासन जब व्यवस्था लागू हो गई उसके बाद ये वहाँ जो जनता थी वो परेशान हो गई। ठीक है, क्योंकि नवाब जो था वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार बचे नहीं थे जिससे उसके पास कोई आय आ सकती हो, उसकी आय बढ़े। ठीक है, तो जो प्रशासनिक सुधार थे वो बिना जो पैसे के हो नहीं सकते थे, तो इसी वजह से जो जनता थी वो परेशान हो गई। तो उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया और दैत्य शासन के बाद फिर वहाँ की जो सत्ता थी बंगाल की, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये तो हो गए दैत्य शासन व्यवस्था के लाभ। अब दैत्य शासन व्यवस्था के कौन कौन से नुकसान थे या कौन कौन सी हानियाँ थी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो गाइस देखते हैं दैत्य शासन व्यवस्था से हानि। तो अभी दैत्य शासन व्यवस्था से हानि कौन कौन सी हानियाँ हुई, पहले मैंने आपको लाभ के बारे में बताया, अब आपको हानि के बारे में बताऊंगा। दैत्य शासन व्यवस्था से कौन कौन सी, प्रशासनिक शिथिलता, यानी प्रशासनिक शिथिलता आ गई, यानी प्रशासन जो था वो ढीला पड़ गया बिल्कुल, क्योंकि जो प्रशासन संबंधी जो सुधार थे या जो वहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो नवाब के हाथों में थी, और नवाब जो था वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था, क्योंकि उसका राजकोष जो था बिल्कुल खाली हो चुका था। ठीक है, भू राजस्व जो था वो अंग्रेज लेते थे, तो इसी वजह से जो प्रशासनिक जो ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा गया था। ठीक है, अब दूसरा जो कौन सा नुकसान है वो आर्थिक एवं अशांति एवं अराजकता। अब जब प्रशासनिक जो ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा चुका था, तो इसी वजह से जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई, तो इसी वजह से अशांति और अराजकता का माहौल हो गया। ठीक है, जिससे जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी, तो इस वजह से वहाँ प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, तो जनता जो थी वो काफ़ी रोष में आ गई, यानी गुस्से में आ गई, तो इस वजह से वहाँ पे अशांति अराजकता हो गई, क्योंकि जनता जो थी वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, ना तो नवाब और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी वजह से जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई, जो माहौल था बंगाल का वो अशांति एवं अराजकता से परिपूर्ण हो गया था। ठीक है, अब कृषि का ह्रास। ठीक, अब कृषि का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जो वहाँ की भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें जो अंग्रेज थे तो किसानों से भारी रकम वसूलते थे। ठीक है, जिससे जो जनता थी वो परेशान हो गई थी। ठीक, जितनी पैदावार नहीं थी उससे ज़्यादा उन्हें कर देना पड़ता था, जिससे भूखमरी की कगार पर जो बंगाल की जनता पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो इसी वजह से जो कारीगर थे, किसान थे, ठीक है, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। जो कृषक थे वो मजबूर होकर उन्होंने कृषि छोड़ दी, जिससे जो उत्पादन था वो दिन पर दिन घटता जा रहा था, क्योंकि भुखमरी की कगार पर किसान पहुंच गए थे, क्योंकि उपजाऊ जमीन थी लेकिन वहाँ पे इतना उत्पादन ही नहीं हो पाता था, ना ही कोई सुविधा सरकार द्वारा दी जाती थी, तो इस वजह से टैक्स चुका चुका के, यानी जो भी राजस्व था
उनसे वसूला जाता था जबरन। तो इससे कृषि व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी। ठीक है। अब भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। ठीक है। अब भारतीय जो उद्योग धंधे यानी भारतीय उद्योग धंधों का विनाश क्यों हुआ? भारतीय उद्योग धंधों का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि जो भारतीय जो कुटीर उद्योग वाले जो कर्मचारी थे यानी जो कारीगर थे, ठीक है, उन कारीगरों का, ठीक है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे, जो उत्पादन यानी जो प्रोडक्ट थे, ठीक, उनके सामने, ठीक, ये टिक नहीं पाते थे क्योंकि उनके कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट थे। ठीक है। यानी फैक्ट्री यानी मशीनों के बने हुए, और जो भारतीय जो किसान थे वो हाथों से कारीगरी करते थे। ठीक है। तो हाथ से जो कारीगरी करते थे तो उनका उत्पादन भी कम होता था। ठीक है। और जो इंग्लैंड से माल आता था, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो इस वजह से जो भारतीय जो उद्योग धंधों का विनाश होना शुरू हो गया। ठीक है। और जो दूसरा कारण है उद्योग धंधों का विनाश होने का कारण, उसके पीछे कृषि भी थी। ठीक। जब कृषि जो थी, जो किसान थे, किसान ही कारीगर, किसानों के घर में कई ऐसे व्यक्ति भी थे जो कुटीर उद्योग से उद्योग धंधे अपने चलाते थे। ठीक। जो कृषि के साथ मिलकर जो कुटीर उद्योग का जो कारीगरी का जो व्यवसाय था वो भी करते थे। तो जब कृषि का ह्रास हो गया तो कुटीर उद्योगों का भी विनाश होने लगा धीरे धीरे। ठीक। अब जो और कारण है पांचवा, कंपनी के लिए अहितकारी। अब कंपनी के लिए भी अहितकारी हो गया क्योंकि जो कंपनी जो भू राजस्व वसूलती थी यानी जो टैक्स वसूलती थी, ठीक, तो उसमें जो बीच में जो एजेंट होते थे, ठीक है, वो बीच में कमीशन खा लेते थे। ठीक। यानी बड़ी मात्रा में उन्होंने, ठीक है, जो टैक्स था उसमें घोटाला किया, जिससे कंपनी जो थी वो काफ़ी, कंपनी का नुकसान होता था। यानी बहुत सा जो राजस्व था वो कंपनी का बीच में जो एजेंट थे यानी जो दलाल थे वही हड़प जाते थे। ठीक। इससे इसको भी कंपनी के लिए अहितकारी हुआ। अब इसी तरीके से कंपनी का नुकसान दूसरा ये भी हुआ कि इसी तरीके से देश शासन व्यवस्था चलते चलते, ठीक है, एकदम बिल्कुल बंगाल की व्यवस्था ठप पड़ गई। उसके बाद ही उसे वारेन हेस्टिंग्स को बुलाया गया जब देश शासन का अंत किया गया था। ठीक है। तो इसीलिए जो हमने आपको बताया कि देश शासन के जो कुछ लाभ थे और कुछ हानियाँ भी हुई। ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर अंग्रेजों ने देश शासन को समाप्त कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सीधे उनका खुद का अधिकार हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। तो इसके बारे में जो देश शासन व्यवस्था थी ये क्लाइव ने शुरू की थी। ठीक है। क्लाइव जो था उसी ने ये देश शासन व्यवस्था लागू की थी। जो देश शासन व्यवस्था के ही दौरान बंगाल से सबसे ज़्यादा जो धन था वो विदेशों में गया था। ठीक है। और जब यहाँ पे देश शासन व्यवस्था लागू हो गई थी तो यहाँ के जो व्यापारी थे, ठीक है, वो काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि यहाँ से जो भी व्यापार होता था, ठीक है, वो अंग्रेज जो भी व्यापार करते थे उसमें कोई भी कर नहीं देते थे क्योंकि कर नहीं देते थे तो जो राज्य था वहाँ का, ठीक है, यानी जो नवाब था, जो प्रशासनिक जो सुधार थे उनके बारे में उसे कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इसी वजह से नवाब भी कोई काम नहीं कर सकता था, ठीक, प्रशासन के लिए, क्योंकि उसकी जो आय थी वो भी सीमित हो गई थी। ठीक है। अब इस समय जो नवाब है, नवाब और मुग़ल शासक, इन दोनों को कमी पेंशन दे रखी थी, यानी पेंशन इनकी बांध रखी थी। तो इन्हें एक नियमित पेंशन दी जाती थी खर्चे के लिए। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे इनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई और इन्हें नवाब जो नाम था उस वो भी इनके नाम के आगे से हटा दिया गया। तो फिर इन्होंने पूरे भारत पर इसी तरीके से धीरे धीरे अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो छठा वीडियो है। ठीक है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और फिर कल मैं एक और वीडियो आपके सामने डालूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।